हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना JMMSY की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी। फिलहाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान लगातार गड़बड़ियां भी मिल रही हैं। जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से लाभुकों को जनवरी की राशि नहीं मिल पाई है। अगर यह प्रक्रिया फरवरी में पूरी हो जाती है तो लाभुकों को एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। मनिया सम्मान योजना को लेकर जारी संकल्प के अनुसार से लाभुक के बैंक खाता को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरा कर लेना था। विभाग अब इसे मार्च तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मनिया सम्मान योजना के तहत बैंक खाता को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो जाएगी। ऐसे में अब एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। योजना के तहत लाभुक को दिसंबर तक की राशि दे दी गई है। कुछ जिलों ने आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान राशि दी जाए या नहीं, इस संबंध में भी दिशा निर्देश मांगा था। मनिया सम्मान योजना के लिए जिलों को आवंटन पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे में अगर जिला स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने और आधार से बैंक खाता के जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर तेजी से आवेदन के सत्यापन का कार्य चल रहा है। जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में BDO कार्यालय व शहरी क्षेत्र में CO कार्यालय के स्तर से आवेदन जमा लेने व सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान सबसे अधिक गड़बड़ी एक नाम से एक से अधिक आवेदन किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। एक बैंक खाता का उपयोग कर एक से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। इसके अलावा कई जिलों में पुरुषों द्वारा योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है। नक्सलियों की मांद में घुसकर उनसे लोहो लेने वाले जांबाज जवानों को नुकसान पहुंचाने के नापाक इरादे को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया। इस बार नक्सलियों के मंसूबे पर पलामू पुलिस ने पानी फेरा है। सुरक्षा बल के जवानों ने प्लांट किया गया एक शक्तिशाली ID बम बरामद किया है। यह बम करीब 8 से 9 किलो का बताया गया। वहीं स्पॉट से पुलिस को एक देशी कट्टा भी मिला है। पुलिस ने उक्त शक्तिशाली ID बम को बम निरोधक दस्ता की मदद से जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया। वहीं देशी कट्टा को जब्त कर लिया। पलामू पुलिस कप्तान रिश्मा रमेशन को किसी ने हौले से बताया था कि भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नक्सली नेता 15 लाख का इनामी रीजनल कमांडर नितेश यादव उर्फ इरफान उर्फ किरानी, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर संजय यादव उर्फ गोदराई यादव और इम्तियाज अंसारी उर्फ ठेगन मियां अपने दस्ता सदस्यों के साथ महूदंड एवं हुसैनाबाद इलाके में घूम रहा है। किसी विध्वंसक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। मिली इंफॉर्मेशन पर ASP अभियान राकेश सिंह और हुसैनाबाद SDPO मो याकूब की देखरेख में टीम गठित की गई। गठित टीम में झारखंड जगुआर, असॉल्ट ग्रुप 54, जैप 08 H कंपनी, IRB दन D कंपनी एवं DAP SAT 25, 30, 32, 34 के जांबाज जवानों को शामिल किया गया। गठित टीम बताए गए लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन के लिए निकल पड़ी। इसी दरमियान हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दुधिया के जंगली पहाड़ी इलाके में प्लांट किया गया IED बम और देशी कट्टा जवानों के हाथ लग गया, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। धनबाद के गंगा सागर यादव की कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी। परिवार वालों का दावा है कि वह अब अघोरी बन चुका है, जो 27 साल पहले घर छोड़ चुका था। लेकिन उनकी मां फुलवर्णा देवी को उम्मीद है कि वह अपने बेटे का मुंह फिर से देख सकेंगी। उन्होंने प्रभात खबर से बातचीत में कहा है कि उनका बेटा गंगा मैया की कृपा से फिर से लौट आएगा। धनबाद के भूली हॉल्ट के समीप रहने वाली फुलवर्णा देवी के ने बताया कि उनका बेटा गंगा सागर यादव 27 साल पहले घर छोड़कर कहीं चला गया था। वह बताती है कि तब उसकी बहू धनवतो देवी 5 माह की गर्भवती थी, जबकि उनका बड़ा बेटा कमलेश कुमार यादव साल का था। बेटा गंगा सागर के घर छोड़ने के बाद काफी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिला।
परिवार ने थक हार कर आस छोड़ दी थी। गंगासागर की मां फुलवर्णा देवी आगे कहती हैं कि उनके बेटे का भतीजा कुछ दिन पहले महाकुंभ में स्नान करने गया था। उसी वक्त वह उसे पहचान लिया और इसकी जानकारी परिजनों को दी। उन्होंने उसके साथ गंगासागर की एक तस्वीर भी भेजी। फोटो देखकर उनकी पत्नी ने अपने पति पहचान लिया। माता फुलवर्णा देवी का यह भी कहना है कि उनके बेटे का एक हाथ टूटा हुआ है, जिससे उनकी पहचान हुई। वह बताती है कि उनकी पत्नी धनोवती देवी ने उनसे घर चलने के लिए लाख मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माना। उनके बेटे ने अपनी पत्नी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। इस संबंध में गंगासागर की पत्नी धनवतो देवी ने कहा कि जो बाबा अघोरी के रूप में हमें मिले, वह उनके पति गंगासागर यादव ही हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी पति को पहचान चुकी है, लेकिन एक अघोरी महिला ने उनके पति को अपने वश में कर लिया है। इस वजह से वह झूठ बोल रहे हैं। वह बनारस में पत्नी और 10 साल के बेटे होने की बात कह रहे हैं, जो सरासर झूठा है। वहीं गंगासागर के पुत्र विमलेश कुमार यादव ने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज में उनकी मां ने जिस अघोरी बाबा की पहचान की है, मेरे पिता ने जो बातें कही हैं वह झूठ है। वे अघोरी बाबा बनने का ढोंग कर रहे हैं। अगर डीएनए टेस्ट कराई जाए तो सच सामने आ सकता है। गिरिडीह के राकेश सिन्हा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह 1 और गिरिडीह 2 के जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सभी सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर समेत 17 अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। इससे संबंधित आदेश पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर सरकार के विशेष सचिव राजीव रंजन कुमार ने जारी किया है। विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा ने 10 और 21 जनवरी को गिरिडीह के दोनों प्रमंडलों की समीक्षा की थी। पीडब्ल्यूएस रहित गांवों की स्थिति, पीडब्ल्यूएस की जियो टैगिंग की स्थिति, जियो टैग्ड सूचना बोर्ड, जियो टैग्ड पीडब्ल्यूएस स्टेटस, योजनाओं की कमीशनिंग, वीडब्ल्यूएसएससी को हैंडओवर करने, हर घर जल सर्टिफिकेशन करने और एफएचटीसी कवरेज की समीक्षा प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की थी। उन्होंने पाया कि दोनों ही प्रमंडलों के सहायक और कनीय अभियंता तथा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण और नियमित रूप से आईएमआईएस अपलोड नहीं किया जाता है। इन लोगों द्वारा कार्य में उदासीनता बरती जा रही है और अनुश्रवण में व्यक्तिगत रुचि भी नहीं ली जा रही है। इस मामले में विशेष सचिव ने गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को पत्र लिखकर कहा है कि गिरिडीह प्रमंडल 1 और 2 में कार्यरत सभी सहायक व कनीय अभियंता और जेजेएम आईएमआईएस के ग्राम कोऑर्डिनेटर द्वारा अपने कार्यों में रुचि नहीं लेने, दायित्वों का निर्वहन नहीं करने और कार्य में कोताही बरतने के कारण सभी का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 17 अधिकारियों का वेतन रोका गया है। इनमें गिरिडीह प्रमंडल 1 के सहायक अभियंता मनीष कुमार, शिवाशीष दास, जेजेएम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पूर्णेंदु कुमार, कनीय अभियंता राज आनंद, बबलू हांसदा, त्रिपुरारी कुमार, चंदन कुमार, मणिकांत तथा गिरिडीह प्रमंडल 2 के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विवेक कुमार शर्मा, सहायक अभियंता मोहनलाल मंडल, कनीय अभियंता दीपक कुमार, विपिन कुमार रवानी, जितेंद्र कुशवाहा, जयप्रकाश यादव व लालू महतो शामिल हैं। प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने दोनों प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर 3 फरवरी तक प्रगति की कार्य योजना तैयार कर मांगी है। उन्होंने कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया है कि समीक्षा के लिए चिह्नित बिंदुओं की भौतिक स्थिति व जेजेएम आईएमआईएस के डैशबोर्ड में प्रदर्शित आंकड़ों का मिलान किया जाए। साथ ही डैशबोर्ड को अपडेट करने का भी निर्देश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट पर किया है। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इससे झारखंड के 21 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। पीएम किसान निधि के अनुसार झारखंड के 21,50,000 किसान केसीसी से रजिस्टर्ड हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के शुरुआत में किसानों के लिए 2 बड़े ऐलान किए। पहली घोषणा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लेकर किया गया है। इस योजना को
राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए उन जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है। इस योजना से देश के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने की लंबी समय से मांग हो रही थी। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। किसान एक ही जगह से कई तरह की कृषि जरूरतों के लिए लोन ले सकते हैं। इसका आवेदन प्रक्रिया भी बहुत सरल है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर ब्याज दरों में 2% की छूट के साथ ही समय से पहले या समय पर लोन चुकाने पर 3% क्विक रीपेमेंट इंसेंटिव भी दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को कई बार समय पर किस्त नहीं मिल पाती है, न ही किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल पाता है। अब इस समस्या का हल निकालने के लिए विभाग ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए विभाग ने एक जियो टैग ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से लाभुक खुद अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैग कर सकेंगे। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि लाभुकों को सस्मय किस्त की राशि भुगतान करने संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप बनाया गया है। इससे लाभुकों को किस्त के बंटवारे में होने वाली पर रोक लगेगी। मनरेगा आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखकर लाभुक को ऐप जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लाभुक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा अबुआ आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद लाभुक को मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। ऐप के माध्यम से जियो टैग करने के लिए सभी लाभुकों को अपना मोबाइल नंबर प्रखंड लॉगिन में अपडेट करना अनिवार्य होगा। ऐप में लाभुक द्वारा खुद से किए गए जियो टैग का सत्यापन पंचायत सेवक 7 दिन के अंदर करेंगे। विभाग के अनुसार अबुआ आवास योजना के तहत आवंटित स्वीकृत लाभुकों को 2 लाख रुपए की सहयोग राशि 4 किस्त में देने का प्रावधान है। ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखकर योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जेएसएलपीएस द्वारा गठित और संचालित ग्राम संगठन वीओ की सहायता लेने को कहा है। लाभुकों को लंबित किस्त का भुगतान माह के किसी एक सप्ताह निर्धारित कर बुधवार के दिन ही भुगतान करने को कहा गया है। झारखंड के न्यूनतम तापमान में बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को ठंड से राहत मिली है। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान अभी 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है। अभी यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। शनिवार को दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में अधिकतम पारा 30 डिग्री और न्यूनतम पारा 15 डिग्री रहने के आसार हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर देखने को मिलेगा। 5-6 फरवरी से इस प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव नहीं है। उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहा। दक्षिणी पूर्व भाग में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33.9 डिग्री सरायकेला में रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस चतरा में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी का पारा भी लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को जहां रांची का न्यूनतम पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं गुरुवार को यह बढ़कर 12.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को यात्रा भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसके तहत छात्राओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को विभाग को इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस योजना का लाभ उन छात्राओं को भी मिलेगा जो मनिया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना है। यात्रा भत्ता पाने के लिए छात्राओं को 75% उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार ने कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता देने की योजना बनाई है। यह योजना इसी सत्र से लागू होगी। लगभग 80,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। मियां योजना की लाभुक भी इस योजना की पात्र होंगी, अर्थात यदि कोई बच्ची। इसके अलावा राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए 10 फरवरी को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और कॉलेजों के प्राचार्य शामिल होंगे। 6 पोर्टल की लॉन्चिंग, नई योजनाओं का आगाज। 10 फरवरी को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 6 नए पोर्टल की लॉन्चिंग करेगा। इनमें शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना पोर्टल, अप्रेंटिसशिप पोर्टल, निजी विश्वविद्यालय पोर्टल और वित्त रहित अनुदान पोर्टल शामिल होंगे। इन पोर्टल्स के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सरल होगी और सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के तहत विद्यार्थी दूसरे संस्थानों में संचालित कक्षाओं का ऑनलाइन लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें अच्छे शिक्षकों से सीखने का अवसर मिलेगा। स्कूलों में सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग को सिलेबस में शामिल करने की योजना। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई दिशा निर्देशों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एमवीआई द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने और ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सही तरीके से पालन किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। मंत्री ने घोषणा की कि सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग संबंधित जानकारी अब छात्रों के सिलेबस में शामिल की जाएगी। इसके लिए वह सीएम से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि लोग सड़क सुरक्षा की आदतें अपने जीवन में शामिल करेंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यह कदम राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है और आने वाले समय में दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के लिए इस बार का स्थापना दिवस खास होने वाला है। सत्ता में भारी बहुमत से वापसी के बाद पार्टी के नेता बेहद उत्साहित हैं और इस उत्साह को जेएमएम स्थापना दिवस समारोह में दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में होने वाला यह कार्यक्रम यादगार बनाने के लिए पार्टी ने व्यापक तैयारियां की हैं। धनबाद शहर से लेकर गांव तक हरा रंग के झंडों से सजा दिया गया है। चौक चौराहे, प्रखंड और गांवों में जोश का माहौल है और पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गोल्फ ग्राउंड में पंडाल बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसके साथ ही जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं, जिनमें से एक दुर्गा सोरेन की स्मृति में बनाया गया है, जबकि एक दिवंगत नेता प्रभु महतो के नाम पर स्थापित किया गया है। जेएमएम के 53वें स्थापना दिवस समारोह में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन मुख्य रूप से शामिल होंगे। हालांकि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उनके कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना नहीं है। स्थापना दिवस समारोह का समय बदला गया है। जेएमएम के सचिव मन्नू आलम ने बताया कि इस बार कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और शाम होने से पहले संपन्न हो जाएगा। अब तक यह कार्यक्रम देर रात तक चलता था। इस बार धनबाद जिले के अलावा आसपास के जिलों के कार्यकर्ता भी इस विशेष दिन का हिस्सा होंगे। झामुमो के स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी स्तरों से तैयारी कर रही है। एक शख्स को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसे भरे बाजार में गोली मार दी गई। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक की शिनाख्त इमामुद्दीन अंसारी के तौर पर की गई। मिली जानकारी के अनुसार हमलावर पैदल आए और शख्स को गोली मारकर भाग निकले। वारदात की फैली खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहां आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।
इस दुस्साहसिक वारदात को पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के जंगदंबा कॉम्प्लेक्स के पास अंजाम दिया गया। गोली किसने और क्यों मारी, इस बात का खुलासा खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाया था।